सीटेट की 28वीं श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आज के एक नई वीडियो में जिसमें हमने उठाया हुआ है पॉलिटी। और आज के क्लास में हम बात करेंगे संचार माध्यम यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास यहीं से आपको पेपर दिखने वाला है। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज की 28वीं नंबर क्लास अपने पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 कहता है हमारे स्क्रीन पे, बात करेंगे यहाँ पे हम मीडिया की। तो मीडिया क्या है? ये एक अंग्रेजी माध्यम जिसका नाम है मीडियम। मीडियम शब्द का ये बहुवचन है और इसका मतलब क्या है? उन सभी तरीकों से है जिससे हम क्या करते हैं, अपने समाज यानी कि सोसाइटी में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मीडिया के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। 1940 के डिकेड में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से जो पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि ई टाइपराइटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जो है वो कौन से दशक में आया, तो ये जो है ये 1940 के डेकेड में आपको आया। आइए बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। बात करेंगे टेलीविजन यानी कि टीवी के। आज के टाइम पे आप बहुत सारे शोज देखते हो टीवी पे, तो बात करेंगे टीवी के आविष्कारक की। डायग्राम में देख सकते हैं ये टीवी के आविष्कारक हैं। टीवी का जो प्रारंभिक रूप है उसका आविष्कार यानी कि उसको इन्वेंट किसने किया था? जॉन एल बेल्ड के द्वारा इसका जो है वो आविष्कार हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको हुआ था रॉयल इंस्टीट्यूट में। इसका जो आविष्कार है वो किया गया था किसके द्वारा? जॉन एल बेल्ड के द्वारा। आइए देखेंगे पॉइंट नंबर 4। अब जब कोई भी आप चैनल देखते होंगे, कोई भी शोज देखते होंगे, उसके बीच में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, प्रचार जो आते हैं, विज्ञापन जिसको हम कहते हैं। तो एक समाचार चैनल में यानी कि एक न्यूज चैनल में विज्ञापन का मूल्य यानी कि देख लीजिए, जैसे डायग्राम में ये बर्गर का जो है वो एड दिखाया गया है। तो इसका जो प्राइस है, जैसे मान लो इसको हम किसी टीवी पे पब्लिश कराएंगे, किसी किसी शो में चलवाएंगे, तो इसका जो प्राइस होगा, इसको उस टीवी पे दिखाने का जो प्राइस है, कीमत है, वो उसके पॉपुलैरिटी पे डिसाइड किया जाता है। यानी कि अगर आप ज्यादा पॉपुलर, जैसे कि बर्गर वगैरह बहुत फेमस है, पॉपुलर है ये बर्गर किंग की जो बर्गर है, तो अगर हम इसका एडवर्टाइज कराते हैं तो क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो एडवर्टाइजमेंट करने का यानी कि विज्ञापन करने का जो खर्चा है वो भी क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। कहाँ पे? टीवी के ऊपर। बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंसरशिप के बारे में। तो ये क्या होता है सेंसरशिप? जब सरकार यानी कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, समाचार के किसी अंश, फिल्म यानी कि किसी एक पार्ट के, किसी गीत पे या कोई सीन पे या फिर किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से पहले रोक देती है, कुछ पार्ट जो है उसमें से हटा देती है या कंप्लीटली हटा देती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंसरशिप के नाम से जानते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। भारत के इतिहास में ऐसे भी समय आए हैं जब सरकार ने क्या किया है? संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। और अगर बात करूं सबसे बुरे टाइम की, तो ये 1975 से 77 के बीच में आया था, जो कि इमरजेंसी यानी कि आपातकाल, जो कि किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने लगाया था। और जिसमें इन्होंने किसकी बात की थी? सेंसर लगा दिया था, यानी कि कोई भी जो न्यूज चैनल वाले हैं वो सरकार के बारे में कुछ बुरा भला छाप नहीं सकते। 1975 और 77 का जो टाइम पीरियड था, ये पूरे इमरजेंसी का टाइम था। तो इस टाइम पे क्या लगाया हुआ था? सरकार ने सेंसरशिप लगाया हुआ था। ये एक न्यूज़पेपर है जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। यानी कि ये जो लहरिया है ये क्या है? एक न्यूज़पेपर है जो कि कौन निकालती है? 8 फीमेल। और 8 फीमेल जो है वो कैसी फीमेल है? ट्राइब यानी कि दलित महिलाएं हैं, जो कि एवरी 15 डेज में, 15 दिन में एक पेपर निकालती हैं। और इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का न्यूज़पेपर है यानी कि बुंदेली भाषा का यूज किया गया है। इसमें कितने पेजेस हैं? 8 पेजेस हैं। और इसके अलावा इसमें कौन से न्यूज छपते हैं? दलितों से संबंधित यानी कि ट्राइबल एरिया से संबंधित जो विषय हैं, या फिर स्त्रियों के प्रति जो वुमेन्स क्राइम है, या फिर वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, जो भी भ्रष्टाचार राजनीतिक हो रहा है, इन सभी से रिलेटेड ये न्यूज जो है वो छापता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे उठ सकते हैं। लहरिया क्या है? तो ये एक न्यूज़पेपर है।
कहाँ प्रिंट होता है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। कौन कराता है? तो 8 दलित महिलाएं कराती हैं। कितने दिनों पे? एवरी 15 डेज, यानी कि हर 15 दिन पे। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है इसमें? बुंदेली भाषा का। कितने पेजेस हैं इसमें? टोटल 8 पेजेस हैं। और इसमें किस चीज से रिलेटेड न्यूज छपती हैं? तो जो महिलाएं हैं उनके प्रति हिंसा, दलितों से संबंधित विषय या फिर राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित इसमें खबरों को छापा जाता है। पॉइंट नंबर 8 देखेंगे। अब इसको पढ़ता कौन है? तो इस समाचार के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के टीचर्स और वो फीमेल जिन्होंने हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। तो इस तरीके से भी ऑप्शंस आ सकते हैं कि इस समाचार पत्र को कौन कौन पढ़ता है। तो ये सारे लोग हैं जो कि इस न्यूज़पेपर में इंटरेस्टेड हैं। आइए बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 की। सेंसरशिप को अभी हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास पावर भी है और अथॉरिटी भी है, जिसके अंदर सरकार क्या करती है? कुछ वितरण प्रकाशित करने या प्रकाशित करने पर कंप्लीटली रोक लगा सकती है। मान लो ये कोई एक जो है वो न्यूज है या ये कोई मूवी की क्लिप है, से कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि सरकार को हो सकता है कि ये जो चीजें हैं वो जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए या फिर गलत चीजें प्रकाशित हो रही हैं, तो सरकार क्या कर सकती है? अपनी पावर या फिर अथॉरिटी का यूज करके इसको जो है वो रोक सकती है, जिसको हम सेंसरशिप के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 10 की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे ब्रांड को। तो ये क्या है ब्रांड? इसका मतलब है कि बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पे ब्रांडिंग का क्या मतलब है? किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना। मान लो कि ये मैंने जैसे कपड़े बनाए, ये मान लो कोई क्लोथ है, मान लो कि ये सूट बनाया हुआ है। अब इस सूट पे क्या करेंगे? हम एक टैग लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ये फैब इंडिया है और ये फैब इंडिया का सूट है। तो अब इसके लग जाने के बाद ये एक ट्रस्टेड कपड़ा हो गया कि लोगों के बीच अवधारणा बन जाएगी कि ये फैब इंडिया का फॉर एग्जांपल के लिए कपड़ा है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। यानी कि टैग लगने से क्या होता है? एक जो है वो ट्रस्ट बन जाता है उस कपड़े के ऊपर। बात करेंगे पॉइंट नंबर 11 की। आज एक प्रमुख टीवी चैनल पे, यानी कि जो जितने भी मेन चैनल है, जैसे कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज है या आज तक है, इस पे कोई भी 30 सेकंड का विज्ञापन दिखाने का, सिर्फ 30 सेकंड का अगर हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं एक मेन चैनल पे, तो कम से कम उसके लिए आपको 1,65,000 खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 30 सेकंड की न्यूज को दिखाने के लिए। वही बात करूं न्यूज़पेपर की, तो अगर आप न्यूज़पेपर में कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं और रंगीन विज्ञापन देना चाहते हैं, कलरफुल कोई चीज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो 8.36 लाख जो है उसकी कीमत है। रेलगाड़ी आपकी ओर 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती है, जबकि लेवल क्रॉसिंग को पार करने वाले आपके वाहन की जो रफ्तार होती है वो इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कम होती है। यानी कि जो रेलवे की स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ये 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। अब हम बात करेंगे अपने आसपास के बाजार, यानी कि लोकल मार्केट या जिसको हम आप वीकली मार्केट भी कह सकते हो, इसके बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार नाम से पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है कि सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। यानी कि क्या है कि जैसे कि हम इसमें दिन डिसाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मंडे मार्केट, संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, थर्सडे मार्केट, यानी कि सप्ताह के किसी एक विशेष दिन लगता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? साप्ताहिक बाजार के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 14 देखेंगे, बाजारों की श्रृंखला। ये बाजारों की एक श्रृंखला है जो कि क्या करती हैं? एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी हैं, क्योंकि उत्पाद क्या होते हैं? बाजार से होते हुए ही एक दूसरे बाजार में पहुंचते हैं, तो हम क्या कहते हैं? इसके बाजारों की श्रृंखला कहते हैं। मान लीजिए एक जो है बड़ा मार्केट है, यहाँ से कोई कपड़ा एक्सपोर्ट होकर किसी दूसरे छोटे मार्केट में जाता है, अगेन फिर ये लोकल शॉप में जाता है, फिर ये जो लोकल शॉप वाले हैं वो क्या करते हैं? कस्टमर को सेल करते हैं। तो ये क्या है? बाजारों की एक श्रृंखला है जो कि एक कड़ी से दूसरे कड़ी तक पहुंचती है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 15 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाजार में एक कमीज। बाजार में पौधे पर आए डोडे, यहाँ पे कॉटन की बात हो रही है।
कॉटन का जो क्या होता है, जो कपास होते हैं उसके पौधे होते हैं, उस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से डोडे निकल आते हैं। फिर जब ये पक जाते हैं तो ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, चटक जाते हैं, मतलब फूट जाते हैं। और फिर इसी डोडे से क्या होती है, हमें रुई की प्राप्ति होती है। और फिर इसी रुई से देख सकते हैं ये जो कपड़ा है वो बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 16 देखेंगे। डोडे क्या होते हैं, इसी के अंदर रुई भरे होते हैं और कभी भी जो डोडे हैं वो एक साथ चटक नहीं सकते हैं। इसीलिए रुई की फसल को हमें कलेक्ट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, यानी कि लंबा प्रोसीजर है ये। बात करेंगे पॉइंट नंबर 17 की, एक फेमस जगह की बात करेंगे जो कि कपड़ा मार्केट के लिए फेमस है। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार। अगर ये पूछा जाए कि ये जो इरोड का मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, ये कहाँ फेमस है, तो ये हमारे भारत के, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है, जो कि कपड़ा बाजार के रूप में जाना जाता है। संसार के वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट में इसको हम काउंट करते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 18 की। जो व्यापारी हैं, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं और वीवर्स यानी कि बुनकर हैं, इनके बीच की व्यवस्था को दादन व्यवस्था का एक अच्छा एग्जाम्पल समझा जा सकता है, जो कि क्या करते हैं, व्यापारी और बुनकरों के बीच कड़ी का काम करते हैं, यानी कि इनको कनेक्ट करते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 19 की, जिसमें हम बात करेंगे समानता के लिए संघर्ष। तो हम सभी जानते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं, एक जो ये है, इस पे कोई मेल बॉय बैठा है और इस पे गर्ल बैठी है और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, यानी कि मेल इज इक्वल्स टू बॉय, यानी कि हर एक तरीके से जो महिला है वो पुरुष के बराबर है। और यही हमें समानता के संघर्ष में देखने को मिलता है। भारत का जो संविधान है, यानी कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर एक नागरिक को समान दृष्टि से देखता है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट क्रीड से बिलोंग करते हो, यू आर इक्वल टू द इन द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बात करेंगे पॉइंट नंबर 20 की, जिसमें हम बात करेंगे तवा मत्स्य संघ की। फेमस है ये, क्या है ये, मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। देखिए ये क्या है, तवा मत्स्य संघ है। अब मत्स्य का मतलब जो मछली वाले होते हैं, ये कहाँ पे रहते थे, सतपुड़ा के जंगलों में रहते थे। फिर क्या हुआ, सरकार ने यहाँ से मछली पकड़ने का जो ठेका है वो किसी एक ठेकेदार, प्राइवेट ठेकेदार को दे दिया, जबकि यहाँ रहने वाले लोकल लोगों को यहाँ से जो है मतलब मछली को पकड़ने के लिए मना कर दिया। तो अपने अधिकारों को लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया था कि एक संघ बनाया था, जिसको इन्होंने नाम दिया तवा मत्स्य संघ। अब तवा नाम क्यों दिया, क्योंकि ये क्या है, एक रिवर का नाम है। तो बात करेंगे आगे की, छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली ये जो तवा नदी है, ये होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो तवा रिवर है ये कहाँ से निकलती है, महादेव पहाड़ी से निकलती हैं। और ये महादेव पहाड़ी कहाँ पे सिचुएट है, छिंदवाड़ा जिले होशंगाबाद में फिर ये आती हैं और नर्मदा से मिलती हैं। तवा पे एक डैम कंस्ट्रक्ट हुआ, एक बांध का निर्माण हुआ, और ये कब हुआ, 1958 में। और इसका जो कंप्लीट है वो कब होता है, इसको 1978 में, यानी कि 20 साल टाइम लगा इसके निर्माण को होने में। बात करेंगे पॉइंट नंबर 23 की। वर्ष 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को दे दिया, जिसके बाद क्या हुआ, तवा मत्स्य संघ का गठन हुआ। यानी कि जैसा कि अभी मैंने बताया, 1994 में सरकार ने क्या कहा कि यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं वो पहले मछली पकड़ते थे, लेकिन अब मछली पकड़ने का काम किसको दे दिया गया, ठेकेदारों को दे दिया गया। और अपने अधिकार को बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा तवा मत्स्य संघ के नाम से। पॉइंट नंबर 24 देखेंगे। वर्ष 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने ये डिसाइड किया कि तवा बांध के जलाशयों से मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो यहीं के विस्थापित लोगों को दे दिया जाएगा। यानी कि पहले 1994 में क्या किया गया था, ठेकेदारों को दे दिया गया था। फिर क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने संघ बनाया, अपने अधिकार के खिलाफ लड़ाई की, और फाइनली 1996 में मध्य प्रदेश के सरकार ने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे जो मछली पकड़ने का राइट है वो यहीं के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हीं का है।
बात करेंगे पॉइंट नंबर 25 की। सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी कि लीज देना स्वीकार किया और इस तरीके से 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में प्रारंभ हुआ। यानी कि स्टेट से क्या होता है, इनको अपना अधिकार वापस मिल जाता है, तो इनके लिए ये जो दिन है ये एक नए ईयर जैसा है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 26 की। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और उसके मेंटेनेंस की जरूरतों के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की। यानी कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया था। अब इस ग्रुप में जिन जिन को नीड होती थी उसको ये क्या करते थे, हेल्प करते थे फाइनेंशियली। तो यहाँ पे अगर किसी को भी जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए या फिर किसी भी चीज के लिए पैसे चाहिए तो वो क्या करते थे, यहाँ से अपना लोन ले सकते थे। बात करेंगे पॉइंट नंबर 27 की, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान की। तो क्या कहा गया है, संविधान ही हमें बताता है कि हमारे समाजों का मूलभूत स्वरूप क्या होगा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमारे सोसाइटी का कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कौन कौन सी चीजें होंगी, ये डिसाइड करने का जो राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के पास है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 28 की। 1934 में, इंपॉर्टेंट है ये ईयर, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। यानी कि फर्स्ट टाइम आईएनसी ने कब आवाज उठाई संविधान सभा के लिए, 1934 में। बात करेंगे संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण की। तो इसका जो गठन होता है वो 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को, जबकि जो परमानेंट प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, क्योंकि ये जो थे उस टाइम के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट थे, तो इनको जो है परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। बात करेंगे पॉइंट नंबर 30 की। नेपाल देश की बात करेंगे। डायग्राम में आपको नेपाल का फ्लैग दिख रहा होगा। ये इकलौता ऐसा देश है जिसका जो फ्लैग है वो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है। बात करेंगे नेपाल की। 1990 में यहाँ पे क्या बना था, संविधान बना था, जो कि किस पे बेस्ड था कि शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है यानी कि जो पावर है एटमोस्ट, वो किसके पास रहेगी, राजा के पास ही रहेगी। यानी कि किंग जो है वही क्या होगा, सुपीरियर होगा। लेकिन फिर राजा ने लोगों के साथ गलत किया और फिर 2006 में क्या हुआ, राजा की सत्ता को खत्म कर दिया गया। पॉइंट नंबर 31 देखेंगे। एक अच्छा संविधान जो है वो देश की बुनियादी संरचना को सशक्त और पावरफुल बनाता है। एक अच्छा संविधान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही क्या करता है, एक देश के आधारभूत की रचना करता है। पॉइंट नंबर 32 देखेंगे। 1946 में जो गठित हुआ था हमारा संविधान, इसके निर्माण में लगभग 300 लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान दिया था। यानी कि लगभग 300 लोगों ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है इस बुक को बनाने के लिए। बात करेंगे पॉइंट नंबर 33 की, जिसमें हम बात करेंगे फेडरलिज्म यानी कि संघवाद की। तो संघवाद क्या है, एक ही देश में एक से ज्यादा लेवल की सरकारों का होना, उसको हम क्या कहते हैं, संघवाद के नाम से जानते हैं। जैसे सबसे ऊपर हमारे देश में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, और सबसे नीचे वाले लेवल पे लोकल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। यही क्या है, ये जो सिस्टम है उसको हम फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के नाम से जानते हैं। बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जो कि बाबा साहेब यानी कि बी.आर. अम्बेडकर हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी हम इनको कहते हैं। बात करेंगे आगे की। पॉइंट नंबर 35। A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना जो है वो ज्ञानोदय लाएगी। ये कथन
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि क्या है, अगर हम सबको वोट देने का अधिकार देंगे तो इससे क्या होगा, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होगी। बात करेंगे पॉइंट नंबर 36 की। संविधान के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो राज्य है उसके 3 अंग हैं, और वो 3 अंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है लेजिस्लेटिव, जिसको हम कहते हैं विधायिका, विधायिका। दूसरा क्या है, कार्यपालिका, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा आता है हमारा न्यायपालिका, जिसको हम जुडिशरी के नाम से जानते हैं। ये सरकार के क्या है, 3 अंग है। विधायिका का काम क्या है, कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, यानी कि कार्यपालिका का काम क्या है, कार्य को पालन कराना, यानी कि उसको एक्ट में लाना। जबकि न्यायपालिका का काम क्या है, इन दोनों को गाइड करना, इसके अलावा न्याय देना। बात करेंगे पॉइंट नंबर 37 की। विधायिका में क्या होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। यानी कि जिन जिन लोगों को हमने वोट के थ्रू चुना है वो सभी के सभी हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव में देखने को मिलेंगे। जबकि कार्यपालिका क्या है, तो कार्यपालिका जिसकी सरकार है, जो सरकार बना रही है, उसके जितने मेंबर हैं, जिन जिनको कानून लागू करने और शासन चलाने का काम मिला है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। राज्य क्या है, तो राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो कि एक निश्चित भूभाग में यानी कि फिक्स्ड एरिया में रहने वाले जितने लोग हैं उनके संप्रभु लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, ये सब क्या है, स्टेट्स हैं। आइए बात करेंगे पॉइंट नंबर 39 की। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतर आत्मा भी कहलाता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को हम क्या कहते हैं, संविधान की अंतर आत्मा भी कहते हैं। और कितने प्रकार के हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो संविधान से हमें कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक अधिकार यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फिफ्थ है हमारा धार्मिक आजादी का अधिकार यानी कि आप अपने हिसाब से कोई भी धर्म चुन सकते हो, और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अगर इनमें से किसी का भी हनन होता है तो आप इसके लिए कहाँ जा सकते हो, सीधे कोर्ट जा सकते हो। बात करेंगे पॉइंट नंबर 40 की। यही कहता है कि संविधान से हमें कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। पॉइंट नंबर 41 देखेंगे। देखिए इन सभी अधिकारों को एक 1 बाय 1 लिखा गया है। सबसे पहला है समानता का अधिकार यानी कि कानून के नजर में आप सभी क्या हैं, बराबर हैं, चाहे आप किसी भी रेस, कास्ट, रिलीजन से आते हैं, यू आर इक्वल इन दी आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, यानी कि आपके पास अधिकार है, आप कहीं भी घूम सकते हो, अपने अभिचार जो है अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हो। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए शिकायत कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अगर आपके धर्म का हनन होता है, इसके अलावा आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, उसको प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अगर आप अल्पसंख्यक हैं, ये जो अधिकार है विशेष करके अल्पसंख्यक को दिया गया है, तो अगर आप अपने किसी भी भाषा से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आप अपने स्कूल्स खोल सकते हैं या फिर कोई भी अपना जो है संस्थान स्टेब्लिश कर सकते हैं। और लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि इन पांचों का अगर हनन होता है तो आप इसके लिए सीधा कोर्ट जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 42 देखेंगे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं यानी कि जो चेयरमैन हैं वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 43 की। इसी संविधान सभा में जयराम दास दौलत क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके पास था, जयराम दास के पास। बात करेंगे
हेल्थ मिनिस्ट्री की, तो हेल्थ मिनिस्ट्री कौन थी उस टाइम में? हेल्थ का जो डिपार्टमेंट था वो राजकुमारी अमृत कौर को दिया गया था। बात करेंगे पॉइंट नंबर 45 की। डॉक्टर जॉन मथाई कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे। कब? संविधान सभा में। बात करेंगे पॉइंट नंबर 46 की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1947 में भारत की आजादी में परिणत परिणाम है, यानी कि जितने भी ये आंदोलन हुए थे, आईएनसी मूवमेंट हुए थे, इन्हीं का परिणाम क्या है? हमारी आजादी है, जो कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की। तो ये क्या है धर्मनिरपेक्षता? धर्म को राज्य से अलग रखने का जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई भी जो स्टेट है, स्टेट इन द सेंस अगर हम पॉलिटी में राज्य की बात करें तो उसका मतलब देश होता है। यानी कि जो हमारा देश है, भारत देश की बात करें तो ये क्या करता है? ना ही किसी धर्म को सपोर्ट करता है और ना ही किसी धर्म के अगेंस्ट है। यानी कि ये धर्म से अलग है, धर्म से सेपरेट है। स्टेट इज द डिफरेंट थिंग एंड जो हमारा रिलीजन है वो भी क्या है? एक दूसरी चीज है, जो कि आपस से बिल्कुल इंटरलिंक्ड नहीं है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 48 की। देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि आपके पास राइट है कि आप एक रिलीजन को क्विट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुस्लिम हो तो आप हिंदू में कन्वर्ट हो सकते हो, या फिर अगर आप हिंदू हो तो भी आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकते हो, या फिर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अपने धर्म का प्रसार उपदेश जो है वो दे सकते हो। पॉइंट नंबर 49 देखेंगे। हमारे संविधान में कहा गया है कि जो भारतीय राज्य होंगे वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा, यानी कि किसी भी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। और आज के अंतिम पॉइंट की बात करेंगे। देख सकते हैं डायग्राम में एक व्यक्ति ने पगड़ी पहना हुआ है। ये किससे संबंधित है? ऑफ कोर्स ये सिखिज्म से संबंधित है, यानी कि सिख धर्म को यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो हमारा भारत का राज्य है वो इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आप सिखिज्म है, सिखिज्म से बिलोंग करते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, तो पगड़ी पहनना आपके धर्म के अंदर आता है। तो फिर सरकार क्या करती है? इनको हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं करती है। इसलिए क्या होता है कि ये जो है वो दखल देने से इस तरीके से बच जाती है, और कानून में इनके लिए छूट भी दे दी गई है कि आप लोग पगड़ी पहन सकते हो, हेलमेट के लिए इनको फोर्स नहीं किया जाता है। इसी के साथ आज के टॉप इंपॉर्टेंट 50 पॉइंट्स यहीं कवर होते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम फिर से उठाएंगे एनसीईआरटी को। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट से जुड़ी आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।